हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का यहाँ पे सॉल्व प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये आपका 2018 का प्रश्न पत्र और ये आपका सामाजिक अध्ययन विषय। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय प्रश्न। तो आज हम आपका टोटल प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स भी कुछ तैयार किया है, उसके माध्यम से आप बहुत ही डिटेल में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके रखेंगे तो आप आंसर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ है। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पुरुषों के लिए नेता प्रयोग किया जाता है और महिलाओं के लिए नेत्री का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, महिला नेत्री जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी लखनऊ में, तो वो थी दोस्तों बेगम हजरत महल, आपको पता ही है। और दोस्तों, इसी तरह से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किया, ये भी आप जान लीजिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में नेतृत्व किया 1857 ईस्वी की क्रांति का, और कानपुर से नाना साहब व तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, लियाकत अली इलाहाबाद से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से और खान बहादुर खां बरेली से। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति के अलग अलग जगहों से। तो चलिए देखते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। तो दोस्तों, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। ये 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और चलिए, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था और वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। और दोस्तों, स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं का नारा था, और साथ ही सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो बुक थी। और इस बुक के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त जो भी अंधविश्वास थे और जो भी रूढ़ियां थी, उसका खंडन किया था इन्होंने। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश अभी हमने पढ़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की ये रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो दोस्तों, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। तो दोस्तों, इसमें देखिए एक स्टोरी है जो आप समझ लेंगे तो इससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया भारतीयों के लिए। और दोस्तों, जिसमें ये रखा गया कि भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों को प्रतिभागिता को बढ़ाना सुनिश्चित किया गया। यानी कि जो भारतीय प्रशासन है, भारत में जो भी प्रशासन चल रहा, उसमें भारतीय लोगों को भी रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया कि धीरे धीरे इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया जाएगा। यानी कि इंडिया के लोग ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे सरकार बनाने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और इस अधिनियम के तहत ये निर्णय लिया गया कि 10 वर्ष के बाद इसके लिए एक कमेटी आएगी और वो देखेगा कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हुई और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये 10 साल पूरा नहीं हुए थे, और यहाँ पे देखिए चूँकि 1929 में पूरा होता टोटल 10 साल, लेकिन 1927 में लॉर्ड बिर्केनहेड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन्होंने एक कमीशन को सेट किया। और इस कमीशन में देखिए टोटल 7 मेंबर्स थे और एक हेड थे सर जॉन साइमन। दोस्तों, ये कमीशन किस लिए बनाई गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कमीशन बनाया गया था। भारत में जो भी गवर्नमेंट है जो कि शासन कर रही है, उसको सही से एक तरह से यहाँ पे चलाने के लिए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं
भारत में गवर्नमेंट को लाने के लिए, एक संविधान बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भारतीयों को ये पता चला कि भारत के ही संविधान को बनाने के लिए एक ऐसे लोगों का चुनाव किया जा रहा है जो कि टोटल विदेशी हैं, यानी कि भारत के लोग उसमें हैं ही नहीं, तो दोस्तों भारतीय इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि भारतीय लोग यहाँ पे इन्हें ये याद दिलाते हैं कि जब 1919 का अधिनियम आया था तो उसमें ये कहा गया था कि भारतीय प्रशासन में भारतीय लोगों की प्रतिभागिता को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे भारत को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो इसलिए भारतीय नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसीलिए नाराज होते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब लॉर्ड बिरकेनहेड को जब ये पता चलता है कि भारतीय गुस्सा हो रहे हैं, जो उसने कमेटी गठित की है उससे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि भारतीय विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब कमीशन तैयार हो चुका था। ये जो 7 लोगों का कमीशन था जिसको साइमन कमीशन कहा गया, और ये यहाँ पे देखिए इसके जो हेड थे सर जॉन साइमन। तो यहाँ पे देखिए अब हेड ने क्या कहा कि यहाँ पे इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि वो अपना संविधान खुद बनाएं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए एक तरफ तो इन्होंने 7 मेंबर्स को नियुक्त कर दिया और एक कमीशन का गठन भी कर दिया, और दोस्तों अब भारतीयों को खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि वो अपना संविधान खुद बनाएं। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस अधिवेशन 1927 में मद्रास सेशन हुआ और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए, मतलब यहाँ पे जो कांग्रेस के हर सेशन के एक अध्यक्ष नियुक्त होते थे, जो भी कांग्रेस के सेशन होते थे, तो उसमें उस समय के सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मुख्तार अहमद अंसारी। तो दोस्तों उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो साइमन कमीशन है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पहला डिसीजन। और दूसरा डिसीजन ये लिया कि हम एक सेटअप तैयार करेंगे, और इस सेटअप का नाम इन्होंने रखा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने एक सेटअप तैयार किया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे। और जो ये कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसी को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता। अब दोस्तों देखिए, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये प्रस्तुत की गई थी 28 अगस्त 1928 को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में साइमन कमीशन जब आया था, ये भी आया था 1928 में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो चुनौती दी गई थी भारतीयों को, ये 1927 में जब साइमन कमीशन की कमीशन बन रहा था उसी समय दी गई थी। यानी कि भारत में भी रिपोर्ट तैयार हो रही थी, और साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था वो पहले से ही तैयार था, जो कि 1928 में भारत आया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी भारतीयों के द्वारा उसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट। और यहाँ पर देखिए, साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आता है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए पहले से ही निर्णय किया गया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्णय लिया था कि भारत में जब भी साइमन कमीशन आएगा तो हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस साइमन कमीशन में जो भी लोग शामिल थे, जो भी उस कमेटी से संबंधित थे, वो भारतीय नहीं थे, बल्कि वो टोटल के टोटल ब्रिटिश थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब साइमन भारत आता है तो यहाँ पर लाहौर में लाला लाजपत राय ने अपने सारे जो भी उनके क्रांतिकारी साथी थे उनके साथ इनका विरोध किया, यानी साइमन कमीशन का विरोध किया, और पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और दोस्तों उसी समय जब लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी समय जेम्स स्कॉट पुलिस अधिकारी ने अपने जो भी सिपाही यानी कि जो भी उसके सैनिक थे उनको हुक्म दिया कि लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज की जाए। और दोस्तों इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं, और जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ स्टोरी थी जिसको आप रटिएगा नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके कई क्वेश्चन तैयार होंगे। इसमें देखिए आपका नेहरू रिपोर्ट भी आ रहा है,
और लाला लाजपत राय भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें साइमन कमीशन। ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था। ये लाला लाजपत राय का था। देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास जी कहे जाते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुनामी घटना घटित हुई 2004 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों कोलार की खान सोने से संबंधित है। कोलार कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका देखिए सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। हथकरघा उद्योग यानी कि कुटीर उद्योग को कहते हैं। अब दोस्तों ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे? दोस्तों यहाँ पे देखिए राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। दोस्तों इसमें देखिए राजनीतिक कारण क्या था कि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, और इसके अलावा और भी कारण थे। चूंकि ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है और ऐसे भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल स्टडी में भी। साथ ही आपका जो एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, उसमें देखिए दोस्तों क्या है कि आपके जब आप शुरुआत में वीडियो चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ईयरफोन की प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन आगे वीडियो आपकी एकदम क्लियर है। आप जब आप पढ़ने शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है तो उस डिस्टरबेंस को इग्नोर करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राजनीतिक कारण क्या था कि पेंशन समाप्त करना। आर्थिक कारण में देखें तो बेरोजगारी की समस्या, और धार्मिक कारण में देखें तो ईसाई धर्म का प्रचार, चर्बी युक्त कारतूस, और सामाजिक कारण में देखें बाल विवाह, सती प्रथा पर रोक, और सैन्य कारण में देखें तो भारतीय सैनिकों को कम वेतन। और दोस्तों चूंकि भारतीय जो थे वो मेहनत तो अधिक करते थे, लेकिन चूंकि जो वरीयता दी जाती थी वो ब्रिटिश सैनिकों को दी जाती थी। ऊंचे पद पर केवल ब्रिटिश सैनिकों को रखा जाता था। और इसके अलावा हम देखें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उत्तरदायी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों इसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे दादा भाई नेहरूजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई, और चौरी चौरा कांड के नाम से इस चर्चित घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी। और दोस्तों चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों जैसा कि जो घटना घटित हुई थी उसकी वजह से गांधी जी बहुत आहत हुए थे, क्योंकि वहां पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया एक तरह से। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो गांधी जी ने 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। तो ये दोस्तों आंदोलन का कार्यक्रम था, जिसमें पहला कार्यक्रम था कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए और बनाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों को दुकानों पर धरना देना चाहिए, ये दूसरा। और यहाँ पे देखिए तीसरा, प्रत्येक घर में बूढ़े या युवक सभी तकली चलाकर सूत काते हैं, क्योंकि यहाँ पे विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार करना था। विदेशी वस्त्र जला दिए जाएं। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें। और नंबर 6 है, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जन सेवा में लगाएं। ये नंबर 6 था, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो भी, चूंकि वहाँ पे जब भारत आज़ाद नहीं था तो जो भी सरकारी कार्य थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन थे, और अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे।
तो हमें अंग्रेज की नौकरी नहीं करनी है, उनका बहिष्कार करना, इसलिए सरकारी कर्मचारी अपने पदों को त्याग पत्र दे दें और अपना जीवन जन सेवा में लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाए थे? जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 नेताओं में लाल, बाल और पाल में से एक थे। लाल, बाल, पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 भारतीय नेता थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। और दोस्तों सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यहाँ पे लाला लाजपत राय की बात हो रही है, और जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जो अभी भी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत के प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थीं? तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियों में पहला शिक्षा और डिजिटल इंडिया, दूसरा क्या भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति, और तीसरा क्या स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए, चौथा क्या है मतदान का अधिकार, पांचवा है प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम भी आयोजित हुए, और यहाँ पे देखिए छठा है विविधता में एकता, सातवां है यहाँ पे देखिए उत्पादन के मामले में भी वृद्धि हुई, और यहाँ पे आठवां है भारतीय रेलवे का नेटवर्क भी विकसित हुआ, और नौवां है यहाँ पे भारतीय सशस्त्र बल। यहाँ पे आज़ादी के बाद की उपलब्धियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी उपलब्धियां अब भारत के पास हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो दोस्तों यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल है, कभी कभी हम जल्दी में एजुकेशन पढ़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिएगा ये आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इतना याद रखिएगा। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना है। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो दोस्तों द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, पहला है ये। और दूसरा है केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां तथा अधिकांश भूमि ढालू है। यहाँ पे देखिए घने जंगल है और जहाँ नारियल खूब पैदा होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवन की दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण और धरातलीय बनावट। ये सारी दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, ये सारे कारक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों भूकंप, बाढ़, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, चक्रवात और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसको देखिए वात चक्र भी कहते हैं, बवंडर भी कहते हैं, झंझावत भी कहते हैं और घूर्ण वायु भी कहते हैं। घूर्ण वायु आपने देखा होगा ना, जो गोल गोल करके घूमता है बहुत ही तेजी से और काफ़ी तबाही मचाता है, जो हवा बहुत ही तेज गति से होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, परावैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखिए त्वचा के कैंसर का कारण होती है परावैंगनी किरणें, यानी कि यहाँ पे जो यूवी रेज होती हैं, और यहाँ पे देखिए सनबर्न का मुख्य कारण भी होती है, यानी कि सनबर्न
और तीसरा यहाँ पे आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो दोस्तों पहला देखिए पेड़ पौधों के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये रोल होता है मिट्टी का। और देखिए दोस्तों दूसरा है यहाँ पे मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके, कुल्हड़ में किया जाता है। और तीसरा है मिट्टी का उपयोग भवन में ईंटों आदि को बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। दोस्तों रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्तिनगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। और यह रिहंद नदी को, और ये दोस्तों यहाँ पे देखिए रिहंद नदी को बांध बनाकर रिहंद परियोजना बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय, यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए। तो दोस्तों इसमें देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2018 में तो पूछा ही गया, 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है कि पहला पॉइंट इसमें है कि 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्र आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया और भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। और दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या था कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे थे। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत बुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाए थे। और इसके अलावा देखिए नंबर 4 पर अगर हम देखें तो 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने सैनिकों को संगठित करके बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने ये विद्रोह भी दबा दिया। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ये प्रयास किए गए थे, जहां पर स्वतंत्रता तो प्राप्त करना लोग चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वतंत्रता को दबाया जा रहा था, उनके प्रयासों को दबाया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 में आपके क ख ग घ इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आपको देखिए, इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ते हैं 32, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विषय में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किन्हीं दो के बारे में पूछा है, लेकिन हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ब्रह्म समाज के विषय में है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के विषय में हम 2018 में ये आपका पूछा गया है और दोस्तों इसको बदल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में ब्रह्म समाज के विषय में लिखिए। तो देखिए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए इस समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों उन्होंने सती प्रथा का और बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध भी किया था और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो ये ब्रह्म समाज के विषय में है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए खा है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में हम लोग जानते हैं दोस्तों सन 1875 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील ऑलकाट, ये आप नाम याद रखिएगा, सन 1875 अमेरिकन थे कर्नल हेनरी स्टील ऑलकाट और एक रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लेनवस्की, मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लेनवस्की द्वारा न्यूयॉर्क में
इस संस्था की स्थापना की गई थी। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट और रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लैनवस्की के नेतृत्व में इस संस्था की स्थापना की जाती है। और दोस्तों भारत में सन 1882 ईस्वी में मद्रास चेन्नई के पास अडयार नामक स्थान पर इस संस्था का मुख्यालय खोला गया। तो आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में इतने फैक्ट जरूर याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में आपको कई फैक्ट पता चलेंगे। मुस्लिम धार्मिक आंदोलन और साथ ही 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 का तो ये आपका सॉल्व पेपर है ही। तो इसमें दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखिए तो बहावी आंदोलन सबसे पहले, तो जिसका सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बहावी आंदोलन शुरू किया। ये मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत ही देखा जाएगा। और इसके अंतर्गत देखिए दूसरा था अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। दोस्तों देखिए इसमें एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो जब भी आप पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, पेन कॉपी लेके पढ़िएगा, नोट भी करते रहिएगा। इससे नोट करने से क्या होता है आपको याद रहेगा, एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। और एक सरसरी निगाह से अगर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत ही आसानी से आप उसको याद रख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए अलीगढ़ आंदोलन हुआ था दूसरा, और इस आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, तो सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में ये थे, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज के दशा में सुधार हो सके। और दोस्तों इसके अलावा देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन दोस्तों 1857 ईस्वी में सुन्नी आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। और इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे, कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। और इसके अलावा दोस्तों अहमदिया आंदोलन, जिसमें 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन शायद गलत हुआ था जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, तो किसी प्रशिक्षु भाई ने कमेंट किया था कि मैम मैं अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा देखिए फराजी आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। और दोस्तों इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। तो दोस्तों ये था मुस्लिम सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन जिसको हम कहेंगे। और उसके बाद है आपका नंबर घ है इसमें प्रार्थना समाज। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के विषय में जानते हैं। प्रार्थना समाज सन 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ था। और दोस्तों प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे कि जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, यानी कि जो भी जाति व्यवस्था हमारे समाज में व्याप्त है उसको अस्वीकार किया जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। तो दोस्तों देखिए जितने भी सुधार आंदोलन थे, जितने भी इस तरह के धार्मिक क्षेत्र से संबंधित समाज सुधार आंदोलन चलाए गए या फिर जो भी संस्थाएं बनी उस समय, चाहे वो प्रार्थना समाज हो या आर्य समाज हो, ये सारे कहीं ना कहीं जो भी उस समय की सामाजिक कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए, जो भी बुराइयां थी समाज में उसको दूर करने के लिए ही उनका अपना एक प्रयास था, एक आंदोलन था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है प्रार्थना समाज। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। इसमें से किन्हीं दो पर लिखना है, बंग भंग आंदोलन, और दूसरा है यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड, और तीसरा है यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बंग भंग आंदोलन क्या दोस्तों, दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की।
और इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया है और बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया जाएगा और भाषा के आधार पर इसे बंगाली भाषी जो कि बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी में एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। तो दोस्तों, धर्म के आधार पर पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां हिंदुओं की संख्या कुल 5 करोड़ हो गई। और दोस्तों, यहाँ पर देखें 40 लाख में से 4,20,00,000 पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल आबादी 59% मुस्लिम समुदाय था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जाति, यहाँ पे जो बंग भंग आंदोलन हुआ, इसमें क्या कहा गया कि जो बंगाल है वो बहुत ही विशाल है, इसलिए आबादी के कारण प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको दो भागों में करना, कहीं भाषा के आधार पे तो कहीं धर्म के आधार पे। बस आप सीधे सीधे समझिए, क्योंकि ये आंकड़े इतना किसी को नहीं याद रहते हैं, बस आपको ये समझना है कि भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पर। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए बंग भंग आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका क्या थी कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न दो प्रस्ताव पारित किए गए थे कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों, बंगाल विभाजन की आलोचना करना है और बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बात करें जो भी कांग्रेस उस समय की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, एक तरह से देश के लिए, देश के जो भी नेता थे उनको कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस की वजह से देश में जो भी उथल पुथल मच रही थी, उसको कांग्रेस में हर साल जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी उसमें रखा जाता था और उसी के आधार पर नीतियां बनती थी, रणनीति तैयार की जाती थी कि देश में हमें कैसे अपने देश को अंग्रेजों से छुड़ाना है। तो जब बंगाल विभाजन की बात हुई या उस समय कर्जन की जो प्रतिक्रिया थी बंगाल विभाजन की, उसकी आलोचना किया जाए, कांग्रेस ने ये निर्णय लिया। और दूसरा उन्होंने क्या निर्णय लिया कि बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान चलाए जाएं, यानी कि स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया जाए, यानी जो भी हमारे स्वदेशी चीजें हैं उसको समर्थन किया जाए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर उनका मेन मोटो यही था, लोगों को ये समझाना कि ये जो अंग्रेज है फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं, ये हमें बांटकर भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर हमें बांटना चाहते हैं। और ये इसलिए नहीं बांटना चाहते कि इनका प्रशासन अच्छे से चले, बल्कि इसलिए बांटना चाहते हैं जिससे कि हमें ये तोड़ पाए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है में चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके कुछ साथियों जो कि शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध कर रहे थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया था। और इसके विरोध में जो किसान थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर लोगों ने थाने में आग लगा दी और जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने ही मार डाला। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब वो सिपाही क्रांतिकारियों पर गोली चलाते हैं तो उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो किधर भाग नहीं पाते हैं, तो वो थाने में घुस जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जब ये लोग बाहर से आग लगा देते हैं तो वो बाहर निकल के अपनी जान फिर से बचाना चाहते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि उन्होंने किसी को बाहर ही नहीं निकलने दिया। जो भी बाहर निकला उसको फिर से उन लोगों ने अंदर ही बंद कर दिया और इस तरह से 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी जब इस घटना को सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यथित होते हैं और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो उस समय वो चला रहे थे उसको वापस ले लेते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर आपका चौरी चौरा कांड हो गया। अब यहाँ पे देखिए बारदौली सत्याग्रह। दोस्तों, भारत की राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से
सक्रियता आई थी। यानी कि अब गांधी जी राजनीति में उतर चुके थे, उस समय की ये बात है। और यहाँ परिस्थितियां उस समय तनावपूर्ण हो गई जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा कर दी थी। और दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, उस यहाँ पे देखिए बारदोली के जो स्थानीय प्रशासन थी, चूंकि दोस्तों उस समय भी जमींदारी प्रथा थी, तो 30% भू राजस्व की दरों में वृद्धि होने से कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्से में आ गए थे। तो यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया और परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का गठन किया और आयोग ने संस्तुति दी कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण और अनुचित है। और फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित भी किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बारदोली आंदोलन जो संबंधित है वो मुख्यतः संबंधित है, यहाँ पे सबसे इसके महत्वपूर्ण लीडर की अगर हम बात करें तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे जो बारदोली आंदोलन की जांच के लिए जो भी यहाँ पे प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया से वो गुजरे और साथ ही साथ इसमें आंदोलन में जब जो जांच बिठाई गई उसमें सही पाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था, तो उस अन्याय को सरकार ने रोका। और साथ ही साथ जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो उस समय जो बारदोली की महिलाएं थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं 1926 में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका बारदोली आंदोलन सत्याग्रह से तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही साथ आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अगर टिप्पणी लिखने के लिए आती है तब भी आपको बारदोली आंदोलन जरूर उसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो मिली थी वो बारदोली आंदोलन से ही, बारदोली आंदोलन की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों वो शुरू हुआ था 1942 में, 14 जुलाई 1942 में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फैक्ट आप याद रखिएगा, चाहे आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन चाहे अगस्त क्रांति, दोनों आपको एक ही समझना है और आपके एग्जाम में अगस्त क्रांति करके भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों जो भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन के शुरुआत से ही, और साथ ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों के विषय में हम लोग को लिखना है। दोस्तों राज्य में वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उत्तर प्रदेश, और इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है और आगरा और कानपुर चमड़े के कारखानों के प्रमुख केंद्र हैं। भदोही और मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। तो वाराणसी का रेशम और जरी का काम, मुरादाबाद के पीतल की सुंदर वस्तुएं, लखनऊ के चिकन कढ़ाई और फिरोजाबाद के कांच की वस्तुएं, मेरठ की कैंची आदि उत्तर प्रदेश के बीजों के निर्यात भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों के विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी जगहों की फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के बीज हैं वो भी निर्यात किए जाते हैं बाहर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। प्रमुख शक्ति के साधन देखेंगे तो राज्य में शक्ति के प्रमुख साधन अगर हम देखें तो पहला अगर हम देखें जल विद्युत केंद्र। तो दोस्तों प्रदेश में जल विद्युत केंद्र मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहंद आदि हैं। और ताप विद्युत केंद्र देखें, चूंकि दोस्तों यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है तो शक्ति का संबंध हम किससे लगाते हैं, हम विद्युत से लगाते हैं। तो जल विद्युत में आपने देखा खातिया,
मोहम्मदपुर, पथरी, रिहंद। और ताप विद्युत केंद्र में हम देखें तो ताप विद्युत केंद्र में हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, पारीच्छा, अनपाड़ा, तांडा, ऊंचाहार, ये सब हैं। और परमाणु विद्युत केंद्र में देखें तो परमाणु विद्युत केंद्र में नरौरा और बुलंदशहर। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अगर हम देखें तो रिहंद बांध है, शारदा परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, माता टीला बांध, और इसके अलावा गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, राज्य में वस्त्रोद्योग और चीनी जो है वो उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। और दोस्तों, निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात में हस्तशिल्प उद्योग का विकास करना, उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रदर्शन कक्षों के हस्तांतरण के कारण निगम द्वारा निर्यात व्यापार के साथ साथ आंतरिक विपणन को भी वरीयता दी गई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें निगम द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के रूप में कालीन, हस्तशिल्प, चर्म यानी कि चमड़ा आदि का निर्यात किया जा रहा है। और निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से काष्ठ तराश यानी कि जो लकड़ी के नक्काशी वाले चीजें जिसमें हम लोग देखते हैं फर्नीचर वगैरह भी आता है, और पीतल आदि का भी निर्यात किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती हैं, जिससे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो एक संपन्न राज्य की श्रेणी में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, अपने प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं तीर्थ स्थानों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार के विषय में पूछ रहा है और तीर्थ स्थानों के विषय में पूछ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर चूंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है सबसे अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत ही नंबर 1 का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अनुकूल जलवायु यहाँ के लोगों के लिए मिल रही है। पानी लगभग खाद्यान्न से लेकर के पानी हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर है इस प्रदेश में। इस वजह से यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है हर प्रदेश की तुलना में। तो दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्व और त्यौहार में हम देखें तो हिंदुओं में अगर हम देखें तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जो कि अभी भी गया है, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ, अमावस्या, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी। तो ये प्रमुख त्यौहार हैं हिंदुओं के। और अगर हम देखें मुस्लिम के रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारावफात, सबे बारात, ये सारे मुस्लिम त्यौहार हैं। और सिख की अगर हम बात करें तो बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस। और बौद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती। और ईसाइयों की बात करें तो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस व नववर्ष ये सब मनाए जाते हैं। और जैन की बात करें तो महावीर जयंती। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे धर्म से संबंधित त्यौहार। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की। तो दोस्तों तीर्थ स्थलों में देखिए वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, वृंदावन ये तीर्थ स्थल हैं दोस्तों। इसमें अगर हम देखें प्राचीन तीर्थ स्थलों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में पड़ता है, अभी जल्दी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बताया था हमने, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ, फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिया, कंपिल। दोस्तों ये देखिए ये तो प्लेस के नाम हैं ही, साथ ही तीर्थ स्थल भी हैं, तो इसलिए आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि देश में जनगणना कब से प्रारंभ हुई और जनगणना का महत्व बताइए।
तो यहाँ पे हमें देश में जनगणना कब से प्रारंभ हुई इसके बारे में जानना है और जनगणना का क्या महत्व है इसके बारे में भी यहाँ पे जानना है। तो दोस्तों भारत में जनगणना सन 2001 का कार्य आपने एक युगांतकारी और ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि 21वीं शताब्दी तक तीसरी सहस्त्राब्दियों में होने वाली पहली जनगणना है। और दोस्तों 2011 की जनगणना 1972 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। अब आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। ये 2011 की जो जनगणना हुई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में जनगणना सन 2001 का कार्य अपने आप में एक युगांतकारी ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी की तीसरी सहस्त्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। अब दोस्तों हम देखेंगे जनगणना का महत्व क्या। आर्थिक महत्व देखिए, जनगणना से देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति ज्ञात होती है, यानी कि हमारे देश में कितनी आर्थिक प्रगति हो रही है ये पता चलता है। साथ ही जनसंख्या का व्यावसायिक ढांचा ज्ञात होता है कि किस तरह का व्यवसाय लोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, और इसके आधार पर परिवार नियोजन और खाद्य समस्या का अध्ययन भी किया जा रहा है। और सामाजिक महत्व हम देखें तो जनगणना से सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि का भी पता चल जाता है, और इससे महामारी और असंतोषजनक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करने की योजना बनाई जा रही है। और दोस्तों इसी के आधार पर शिशु मृत्यु दर, भाषा, लिंग तथा संख्या इत्यादि का भी पता लगाया जाता है। और अगर हम बात करें राजनीतिक महत्व की, इसमें देखिए 3 तरह के आपको महत्व मिलेंगे जनसंख्या के महत्व में। पहला आर्थिक महत्व, दूसरा सामाजिक महत्व और तीसरा राजनैतिक महत्व। तो दोस्तों जनगणना का राजनैतिक महत्व क्या कहता है कि जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि किस तरह से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। चूंकि जब जनगणना हो जाती है तो जनसंख्या का एक्यूरेट आंकड़ा पता चल जाता है, और इसी के आधार पर SC, ST पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं, और इसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आय का विभाजन भी किया जाता है दोस्तों। और जनगणना के आधार पर ही भारत में भाषावार प्रांतों का निर्माण भी किया गया है। और दोस्तों 1961 की जनगणना के आधार पर पंजाब और हरियाणा प्रांतों को भाषा के अनुसार विभाजित किया गया। दोस्तों देखिए जो भी विभाजन हुए हैं किसी भी प्रदेश के, वो भाषा के आधार पर ही हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपके टिप्पणी है। ये आपके देखिए पहला आतंकवाद एवं सांप्रदायिकता, दूसरा है पंचशील के सिद्धांत। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आतंकवाद और सांप्रदायिकता। चूंकि दोस्तों हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं आतंकवाद के विषय में भी, सांप्रदायिकता के विषय में भी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों देखिए आतंकवाद क्या होता है। मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं, यानी कि जो मानव जाति है उनके विरुद्ध में कुछ हिंसा की जाती है तो ये क्या होगा, ये आतंकवाद। हिंसा का मतलब क्या होता है, पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो। आपको पता आतंकवाद में हिंसा जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध है। जो आतंकवाद है ये लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध है। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या भी बन गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आतंकवादी विश्व भर में आतंकी गतिविधियां अपनाकर सबको भयभीत और असुरक्षित करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी सुखी ना हो। ये हिंसक गतिविधियों द्वारा देश की अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें और अलगाववादी ताकतें आतंकवाद को प्रोत्साहित करती हैं और ये विश्व में शांति भंग कर भयभीत करना चाहती हैं, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि यहाँ पर वो लोगों को डरा करके लोगों को असुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं। आतंकियों द्वारा अति विकसित देश अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया और हजारों जानें गईं। अपार धन की हानि हुई और असुरक्षा की भावना भी बढ़ गई। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आतंकियों ने क्या किया था। अमेरिका की जो बिल्डिंग थी उसके साथ, जहां पर पूरे विश्व का व्यापार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो, और उसको आतंकियों ने ध्वस्त किया था। अब यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता के विषय में देखते हैं।
दोस्तों, अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना या उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखना, उसे हानि पहुंचाकर अपने संप्रदाय का कल्याण समझना, ही क्या सांप्रदायिकता है। संक्षेप में, लोगों द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरे संप्रदायों से घृणा करना सांप्रदायिकता है। यह देश की अखंडता और एकता में बाधक है। इससे समाज में वैमनस्य और अशांति फैलती है। तो दोस्तों देखिए, जो ये सांप्रदायिकता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दो आपसी गुटों में घृणा उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं टकराव होता है और इसकी वजह से समाज में अशांति फैलती है। और देखिए, यहाँ पे जो सांप्रदायिकता है ये धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर गठित होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता के विषय में और अगर आपसे पूछ ले कि सांप्रदायिकता को किस तरह से खत्म करना है या सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो दोस्तों इसमें आपको ये लिखना है कि देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाए, जिससे कि लोगों का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक बने, यानी कि वो संप्रदाय के आधार पर ना बटें। और राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाएं, जिसमें सभी संप्रदायों के व्यक्ति भाग लें। और शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्र प्रेम और भावात्मक एकता से ओतप्रोत हो। और धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को भी दूर किया जाना चाहिए। और सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण तैयार करने में संलग्न समाजसेवी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी कि जो भी सांप्रदायिकता के विरोध में कार्य कर रहे हैं ऐसे समाजसेवी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट जो है आपका पंचशील सिद्धांत। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के वे विरुद्ध थे। यानी कि जैसा कि कहा जाता है कि हमें किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए, तो यही सोच थी हमारे प्रधानमंत्री की। वो कह रहे थे कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी विदेश नीति के आधार भी हैं। और ये सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। तो दोस्तों देखिए, आज भी ये जो पंचशील सिद्धांत है वो हमारे देश के लिए विदेश नीति का आधार है। इसमें देखिए, पहला क्या है कि एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, यानी कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य की सीमा में हस्तक्षेप ना करे और उसकी जो भी अपनी प्रभुसत्ता है उसका सम्मान किया जाए। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, दूसरा। और तीसरा क्या है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। शांतिपूर्ण की बात यहाँ पे हो रही है। और समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। समानता और पारस्परिक लाभ, समानता भी होनी चाहिए एक दूसरे में और साथ ही एक दूसरे का लाभ भी हो, ये भी ध्यान रखना है। और चौथा यहाँ पे हो चुका। अब 5वां हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो दोस्तों ये पंचशील सिद्धांत थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे 1954 में। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे मलाया, अल्जीरिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका पूरा 2018 का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र सॉल्व किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको पूरे प्रश्न के उत्तर सही से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों आप मेहनत करते रहिए। और यहाँ पर देखिए, डिटेल में मेरा सॉल्व कराने का एक ही मोटो था कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से कर ले जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।